हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम आपकी तैयारी करा रहे हैं यूपी पीजीटी समाजशास्त्र की। तो इसमें हम आपको 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और विषय वस्तु और क्षेत्र के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपने समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ा था। आज हम आपको पढ़ाएंगे समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। ठीक है, इन चीज़ों को हम बताएंगे। फिर उसके बाद आपके पाश्चात्य विचारक स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको अगस्त कॉन्ट हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, इमाइल दुर्खिम हो गया, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो मैंने पिछला आपको वीडियो में जो चीज़ें पढ़ाया है उसका एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको आगे का पढ़ाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि समाजशास्त्र का परिचय मैंने बताया था आपको कि समाजशास्त्र क्या होता है। तो समाजशास्त्र समाज का एक क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? समाजशास्त्र बोलते हैं। ठीक है, जिसमें रॉबर्ट बी स्टीट ने कहा था कि समाज का अतीत तो काफ़ी प्राचीन है, लंबा है, लेकिन इसका इतिहास बहुत संक्षिप्त है। ये सब चीज़ें बोली थी। उसके बाद मैंने बताया था कि टी.बी. बॉटमोर ने समाजशास्त्र के विषय में ये समाजशास्त्र को कितना पुराना बताया, इस विषय पर चर्चा किया था। फिर हमने आपको बताया था कि समाजशास्त्र पढ़ने से पहले आपको समाज को समझना होगा कि आखिर समाज होता क्या है। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि व्यक्तियों के बीच जो अंतर संबंध पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे समाज। और समाज कैसा होता है? तो समाज होता है अमूर्त। इन सब चीज़ों को मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो को देख ले। उसके बाद हम समाज की परिभाषा के बारे में हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी परिभाषा होती है। तो यहाँ पे जो भी परिभाषा आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही हैं वो सारी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, सारी पूछी गई हैं। तो आप सभी लोग एक दो बार अगर पढ़ लेते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद हमने समाज के प्रकारों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें बताया था कि जनजातीय समाज क्या होता है, कृषक समाज क्या होता है, औद्योगिक समाज क्या होता है और उत्तर औद्योगिक समाज क्या होता है। फिर उसके बाद हमने समाज का जो वर्गीकरण है वो ऐतिहासिक व उद्विकास के आधार पर किया था, जिसपे हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, एल.एच. मार्कर, इन लोगों ने समाज को विभाजन किया था। उसके बाद हमने बताया था आपको कि जो समाजशास्त्र का द्विविभाजन की 2 आधार पे वर्गीकरण जो किया जाता है, जिसमें मार्गन ने सोसिटास और सिविटास में वर्गीकरण किया था। तो ये सब आपको हमारा जो लेक्चर 1 है पीजीटी का उसमें आपको यहाँ तक मिलेगा। उसके बाद आपको समाजशास्त्र के जनक से लेक्चर 2 प्रोवाइड होगा, जिसमें हमने बताया था कि समाजशास्त्र के जनक, जिन्हें अगस्त काम्टे प्रसिद्ध हैं समाजशास्त्र के जनक के रूप में। ठीक है, और इन्होंने ही औद्योगिक क्रांति से जब बहुत विचलन हुआ, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, तो उस आधार पर इन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन को इम्पोर्टेंट माना। वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और जहाँ तक हमने पढ़ाया था, फिर आपको समाजशास्त्र की परिभाषाएं दिया था। उसके बाद आपको परिभाषाओं के बाद हमने दिया था समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र पे चर्चा किया था। एकदम काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। हम यहाँ पे केवल आपको बता रहे कि अभी तक हम आपको कितना पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने विषय वस्तु के बाद आपको बताया था कि एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ दिया था, जिसमें हमने कुछ बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स की चर्चा किया था कि ये कौन कौन सी बुक्स हैं। ये सारी बुक्स कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, तो इनको अभी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद समाजशास्त्र की उत्पत्ति के पर चर्चा किया था कि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो इस विषय में सबसे प्राचीन काल में जैसे प्लेटो, अरस्तु, इन लोगों ने भी अपनी बुक्स लिखी थी, उसमें समाज के कुछ समस्याओं का अध्ययन किया था। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बताया था। फिर उसके बाद अगस्त काम्टे ने इस समाजशास्त्र की उत्पत्ति के विषय में अपने विचार दिए। बताया था कि किस तरह समाजशास्त्र की उत्पत्ति में ऐतिहासिक कारक, जिसमें और उसके अलावा वैज्ञानिक क्रांति, जिसमें बौद्धिक कारक, सामाजिक कारक, जिसमें औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इन सब ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद अगस्त काम्टे ने समाज में बहुत सारा उथल पुथल हुआ, तो उसको समझने के लिए समाज के एक वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र शब्द का उदय किया। ठीक है, तो समाजशास्त्र को हमने समझाया था कि किस तरह से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी। ये सारा सब कुछ हमने आपको बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। फिर भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस किस आधार पर हुई, तो कई वर्गों में विभाजित हुए समाजशास्त्री, जिसमें से कुछ लोगों ने समाजशास्त्री की परंपरागत जो समाजशास्त्री अध्ययन, जिसमें विवाह, नातेदारी, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया।
तो इन सब चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। फिर द्वितीय विचारधारा में हमने समझाया था आपको, फिर तीसरी विचारधारा में कौन कौन से समाजशास्त्री आएंगे उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे आपको समझाया हुआ था। ठीक है, अब फिर उसके बाद समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई वो सबसे पहले समाजशास्त्र कब स्टार्ट हुआ, कहाँ पढ़ाया गया। जैसे भारत में सबसे पहले 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा किया था। ठीक है, अब हम आज आपको पढ़ाएंगे समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिख रहा है, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉम्टे ने क्या बोला है। तो कॉम्टे ने कहा है कि मानव जाति के संपूर्ण जीवन को समाजशास्त्र से संबंधित माना है। ठीक है, मानव जाति के संपूर्ण जीवन को किससे माना है, समाजशास्त्र से संबंधित माना। उनका कहना है कि मानव जीवन एक पूर्ण इकाई है, उसे आर्थिक, राजनीतिक अथवा विभिन्न क्षेत्रों में नहीं बांटा जा सकता। अगर समाजशास्त्र को पूर्ण विज्ञान है तो अन्य सामाजिक विज्ञान उसके अंग हैं। ठीक है, तो इन्होंने अन्य सामाजिक विज्ञान है उसको समाजशास्त्र के साथ रिलेट किया है अगस्त कॉम्टे ने। वहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने माना है कि इन्होंने जो अगस्त कॉम्टे ने अपना मत दिया है उसको हर्बर्ट स्पेंसर ने अस्वीकार किया है और कहा है कि समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों का समन्वय करने वाला विज्ञान है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि समाजशास्त्र, हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला है कि समाजशास्त्र जो होता है वो सभी सामाजिक विज्ञानों को समन्वय करने वाला विज्ञान है। इसी आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान की रानी कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये कई बार पूछा भी गया है कि समाजशास्त्र को विज्ञान की रानी किसने कहा है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला है। ठीक है, और सोरोकिन ने बोला है कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना है और कहा है कि अध्ययन करते समय समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों से सहायता लेनी पड़ती है। तो सोरोकिन ने भी स्वीकार किया है कि समाजशास्त्र अकेले नहीं बल्कि अन्य विज्ञानों के साथ उसको सहायता लेनी पड़ेगी अपने अध्ययन के दौरान। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई कि किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को बोला है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की सहायता लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। वहीं बर्न्स और बेकर ने कहा है कि सोरोकिन के विचारों में अपनी सहमति प्रकट किया है और लिखा है समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न गृह स्वामिनी है, न दासी है, बल्कि बहन है। तो ये डेफिनेशंस कई बार पूछी गई है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न गृह स्वामिनी है, न दासी है, बल्कि बहन है। ये किसका कथन है, तो ये बर्न्स एंड बेकर का है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अतः कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों से संबंध रखता है। समाजशास्त्र क्या है, सभी सामाजिक विज्ञानों से संबंध रखता है। तो जाहिर सी बात है, जब समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों से संबंध रखता है तो अब हमें जानना होगा कि समाजशास्त्र जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध रखता है उससे वो क्या क्या रिलेट करता है, क्या क्या संबंध रखता है और क्या क्या अंतर रखता है। इन सब चीज़ों को समझना होगा। समझेंगे समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से क्या संबंध है। ठीक है, उसके बाद समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से क्या अंतर है, इन सब चीज़ों को भी जानेंगे। तो लिखा है कि जहाँ समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है वहीं मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जाहिर सी बात है, समाजशास्त्र क्या होगा, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करेगा, तो मनोविज्ञान क्या होगा, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं समाजशास्त्र मनोविज्ञान का सहायता लेता है, मनोविज्ञान समाजशास्त्र की सहायता लेता है। कैसे, देखिए, मनुष्य जो होता है उसके जो सामाजिक व्यवहार होता है उसका अध्ययन कहाँ होगा, समाजशास्त्र में होगा। और मनोविज्ञान में क्या, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन होगा। तो मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो हमारे सामाजिक व्यवहार को क्या करती हैं, संचालित करती हैं। इसलिए हम रिलेट कर सकते हैं कि समाजशास्त्र मनोविज्ञान से संबंधित हो, मनोविज्ञान समाजशास्त्र से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे इसी प्रकार कह सकते हैं कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र का घटक प्रदान करता है और समाजशास्त्र जो होता है वो मनोविज्ञान को एक प्रभावक तत्व प्रदान करता है। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं से संबंधित होता है और समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार से संबंधित होता है। लेकिन मानसिक क्रियाओं के आधार पर ही हम व्यवहार करते हैं, इसलिए समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों आपस में संबंधित हैं। आई होप तो आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है अतः समाजशास्त्र मनोविज्ञान एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। ठीक है, इसी संबंध में मैकाइवर एंड पेज लिखते हैं कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को क्या सहायता देता है। समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। ठीक है, तो मैकाइवर एंड पेज ने लिखा है समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है और मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। ये मैकाइवर एंड पेज ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध को रिलेट करते हुए लिखा था। वहीं अगर बात करें समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर संबंध रिलेट किया जाएगा तो समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र का किया जाएगा, क्योंकि सामाजिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं पे ही निर्भर होती हैं बहुत ज़्यादा। और कई जैसे मैक्स वेबर हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, इन्होंने आर्थिक क्रियाओं के आधार पर ही समाज की पूरी संरचना बताई है।
तो समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन बोर्ड पे लिखा है कि समाज पर आर्थिक तत्वों का प्रभाव होता है। आर्थिक प्रक्रियाओं का निर्धारण सामाजिक वातावरण में होता है। अतः स्पष्ट है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच गहरा संबंध है। ठीक है, समाज पे आर्थिक तत्वों का बहुत अधिक प्रभाव होता है और ये हमारे सामाजिक वातावरण को ही, जैसे कि जहाँ की जैसी इकोनॉमी होगी वहाँ का वैसा वातावरण होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप मानते हैं ना, जहाँ की जैसी इकोनॉमी होगी वहाँ का वैसा वातावरण होगा। इसलिए समाजशास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र के बीच में बहुत गहरा संबंध है। और जब स्टार्टिंग में समाजशास्त्र पढ़ाया गया तो ये कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के साथ रिलेट करके, अर्थशास्त्र के विषय के साथ रिलेट करके पढ़ाया गया था। बाद में ये अलग विषय के रूप में आया। ठीक है, तो समाजशास्त्र के माध्यम से सामाजिक संबंधों को समझने का प्रयास किया गया, वहीं अर्थशास्त्र के द्वारा व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों को समझने का प्रयास किया गया। तो समाजशास्त्र के द्वारा सामाजिक संबंध समझे जाते हैं, वहीं अर्थशास्त्र के द्वारा व्यक्ति की आर्थिक क्रियाएं समझी जाती हैं। और अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वहीं समाजशास्त्र में क्या किया जाता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक संबंध सामाजिक संबंध पे आश्रित होते हैं। ठीक है, आर्थिक संबंध सामाजिक संबंध पे आश्रित। वास्तव में आर्थिक संबंध सामाजिक संबंधों की एक गुच्छे की कड़ी है। और इस विषय पे जैसे अगस्त काम्टे हो गए, मील हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए आदि अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री दोनों ही रहे हैं। ठीक है, अगस्त काम्टे, मील, कार्ल मार्क्स ये अर्थशास्त्री भी रहे हैं और समाजशास्त्री भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जो भी सिद्धांत दिए हैं वो आर्थिक व्यवस्था के आधार पर सामाजिक संरचना को समझने पर दिया है। ठीक है, वहीं समनर हो गया, दुर्खिम, पेरेटो, वेबर, इन लोगों ने आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से समाज का अध्ययन किया है। और ये लोग ने अपनी किताब इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजी बुक किसकी है? ए लोग की है। इन्होंने शुद्ध अर्थशास्त्र के महत्व सीमाओं का भी परीक्षण किया और इस आधार पर समाज को समझा है। वीरस्टीड ने कहा है कि अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी किसने कहा है, तो वीरस्टीड ने कहा है। अब समझते हैं समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, वहीं राजनीतिक शास्त्र क्या होता है, राज्य व राजनीतिक संस्थाओं व राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा कि राजनीतिक शास्त्र में राज्य, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना होगा। समाजशास्त्र में क्या होगा, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना होगा। उसी आधार पर राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार के सिद्धांतों पर अध्ययन है और राजनीतिक समस्याओं घटनाओं का नियमन करके समाज के व्यवहार को प्रभाव डालता है। तो राज्य जो कि समाज से ही रिलेटेड ना, समाज के अंदर ये राज्य आता है, तो राज्य के में जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी गलतियां होंगी, जो भी अच्छाइयां होंगी, उसको एक नियंत्रित रेगुलेशन करना किसका कार्य होता है, राजनीतिक शास्त्र का कार्य होता है। और इसके द्वारा ही समाज में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है कि समाज का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना समाज में कार्य हुआ है सही कि गलत कार्य हुआ है। इस तरह समाजशास्त्र समाज का मूल्यांकन करता है और राजनीति शास्त्र क्या करता है, उन नियमों को बना के रखता है। इस प्रकार समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र भी एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो छिप रहा है, कल से हम आपको थोड़ा सा ऐसा स्क्रीन शेयर करेंगे जो कि ये छिपे ना और अच्छे से आप लोग इसको पढ़ सके। बाकी इसकी PDF आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से इसे पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि देखिए समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का क्या संबंध होगा। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो मानसिक जो क्रियाएं होती हैं वही हमारे समाज में व्यवहार में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जिसकी मानसिक क्रिया अच्छी नहीं होगी वो क्या होगा, वो समाज में उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, फिर हमने दूसरा आपको बताया समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध। तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध होगा कि कहीं ना कहीं समाज की जो कि आर्थिक क्रियाएं होंगी उसका संचालन अर्थशास्त्र करता है और समाज की आर्थिक क्रियाओं के आधार पे ही समाज की वैल्यू होती है कि जितना समाज इकोनॉमिकली अच्छा होगा उतना समाज की उन्नति होती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को जोड़े रखती हैं। ठीक है, उसी संबंध में अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी भी वीरस्टीड ने बोला। और फिर हम अब पढ़ा रहे हैं आपको समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में। तो इसमें बताया कि राजनीतिक शास्त्र का मतलब होता है राज्य की जो भी गतिविधियां होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसको रेगुलेट करना। तो जब राजनीतिक शास्त्र उसको रेगुलेट करता है तो समाज एकदम व्यवस्थित रूप से चलता है। तो इस चीज़ का मूल्यांकन समाजशास्त्र करता है कि राजनीतिक शास्त्र में जो भी नियमों का रेगुलेट किया गया है वो समाज को सही रूप से नियंत्रित कर रहा है, यानी ये इस चीज़ का अध्ययन समाजशास्त्र में करेगा। तो इस तरह से राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, और इस विषय पे गिडिन्स ने लिखा है कि प्रत्येक राजनीति
शास्त्री समाजशास्त्री और प्रत्येक समाजशास्त्री क्या होता है, राजनीति शास्त्री होता है। तो गिडन्स ने ये शब्द लिखा है कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री होता है, प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। अब समझते हैं समाजशास्त्र और इतिहास की भी। ठीक है, तो देखिए इतिहास जो कि भूतकालीन समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, और समाजशास्त्र क्या होता है, जो भूतकाल की जानकारी होता है उसके आधार पर समाज को समझता है। ठीक, हम यहाँ पे पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास में क्या क्या संबंध है। इतिहास क्या होता है, हमारे जो भूतकालीन समाज होते हैं उसके बारे में वो वर्णन करता है, और समाजशास्त्र क्या होता है, उन्हीं ऐतिहासिक आधार पे समाज को समझता है और समाज की व्याख्या करता है। तो इस तरह से इतिहास और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, और इसी विषय पे G.E. हॉवर्ड ने कहा है कि इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। ये किसने बोला है, G.E. हॉवर्ड ने। देखिए ये जो हमने आपको दिया है यहाँ पे जो भी डेफिनेशन से कथन के रूप में दिया हुआ है, इन्हें जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन बनेगा कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है, तो यही पूछा जाता है कि ये किसने कहा है कि इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। तो ये G.E. हॉवर्ड ने कहा है। वैसे वीर स्ट्रीट का मैंने आपको बताया, ठीक है, अर्थशास्त्र में के संबंध में। तो इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और थोड़ा सा बस समझ लीजिएगा किस तरह इतिहास समाजशास्त्र से संबंधित, किस तरह अर्थशास्त्र समाजशास्त्र से संबंधित है। तो इस चीज़ को ज़रा सा समझ लीजिए। ठीक है, तो और इतिहास के विषय में प्लेटो ने क्या बोला है, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये बात बोली है। ठीक, आप समझते हैं समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से क्या संबंध है। तो मानव शास्त्र की क्या होती है, 3 शाखाएं होती है। एक शारीरिक मानव शास्त्र जिसमें मनुष्य के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, दूसरा प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र जिसमें प्रागैतिहासिक और सभ्यता का अध्ययन किया जाता है, और तीसरा सामाजिक मानव शास्त्र जो आदिम समाजों का अध्ययन करता है। और इन तीनों शाखाओं का लाभ कौन उठाता है, समाजशास्त्र लाभ उठाता है। किस तरह से, आइए समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र द्वारा आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र द्वारा क्या होता है, आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जब सबसे पहले आदिम समाज का अध्ययन अगर हम नहीं कर पाएंगे तो आज के हम आधुनिक सभ्य समाज को कैसे समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं समाजशास्त्र संबंध रखता है मानव शास्त्र से, कि मानव शास्त्र में जो चीज़ें हैं उनको पहले पढ़ेगा, उस आधार पर आधुनिक जटिल समाज को समझेगा। आई होप सो इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सामाजिक मानव शास्त्री सरल और छोटे समाज का अध्ययन करता है, वहीं समाजशास्त्री क्या करता है, आधुनिक और जटिल सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। इसी आधार पर दुर्खिम ने जैसे श्रम विभाजन का यांत्रिक एकता साबेवी एकता बताया है, तो उसके आधार पर इन्होंने बताया कि किस तरह एक छोटे से आदिम समाज से समाज परिवर्तित होता चला गया और एक जटिल समाज में परिवर्तित हो गया। इस विषय पे दुर्खिम ने भी बात कही है, तो कहीं ना कहीं वो मानव शास्त्र के आधार पे ही कही होगी। तो समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से भी घनिष्ठ संबंध है। और इस विषय पे क्रोवर ने लिखा है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच जो घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, इस आधार पर समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहनें माना जाता है। क्या माना जाता है, जुड़वा बहनें। ये कई बार पूछा गया कि किसने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहनें माना है, तो क्रोवर ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आप टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहनें किसने बोला है, क्रोवर ने बोला है। वहीं यहाँ पे हमने लिख दिया है कि समाजशास्त्र को 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा है, तो J.S. मिल ने। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, वहीं यहाँ पे छिप गया है, हॉवेल के अनुसार बात किया जा रहा है कि हॉवेल ने समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को एक ही समान माना है। मतलब हॉवेल ने बोला है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र एक ही समान है। यहाँ पे हॉवेल का ये कथन है। ठीक है, हॉवेल का कथन है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। J.S. मिल ने क्या बोला है, समाजशास्त्र 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, और क्रोवर ने बोला है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं। ठीक, ये हो गया समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच संबंध। अब समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र के बीच क्या संबंध है, इसको समझते हैं। तो देखिए दर्शन शास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है, तर्क एवं कल्पना का सहारा लिया जाता है दर्शन शास्त्र को समझने के लिए, और तर्क एवं कल्पना के आधार पर ही जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ और परंपराओं का विकास हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ जो होती हैं, ये समाजशास्त्र में भी रिलेट करती हैं, क्योंकि समाजशास्त्र में समाज को इन्हीं आधार पे समझा जाता है। ठीक है,
तो तर्कशास्त्र में तर्क और कल्पना के आधार पर ये सब विकास हुआ और इन्हीं का समाज में बहुत अहम रोल होता है। इसलिए दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से संबंधित है और समाजशास्त्र इनका अध्ययन सामाजिक पृष्ठभूमि में करता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक आदर्शों मूल्यों को ध्यान में रखकर समूह व्यवहारों का मूल्यांकन करता है। तो जाहिर सी बात है, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाओं, परंपराओं का विकास किससे हुआ? तर्क और कल्पना के आधार पर। किसके आधार पर? दर्शन शास्त्र में हुआ। लेकिन ये समाज में सामाजिक आदर्श और मूल्यों को निर्मित करती हैं, इसलिए ये समाजशास्त्र के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं। और दर्शन शास्त्र की एक शाखा सामाजिक दर्शन समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र को एक जोड़ने का काम करती है। ठीक है, सामाजिक दर्शन शास्त्र जो होती है वो समाज को और दर्शन शास्त्र को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करें कि समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र को किस किस समाजशास्त्रियों ने सहायता की, किस किस समाजशास्त्रियों ने संबंधित माना है, तो अगस्त कॉन्ट की मान्यता है कि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होने के साथ साथ कल्याणकारी होना चाहिए। इसके लिए उसे सामाजिक मूल्यों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि दर्शन शास्त्र के अध्ययन का विषय है। सामाजिक मूल्य दर्शन शास्त्र का है। और लेकिन अगस्त कॉन्ट ने बोला है कि समाजशास्त्र क्या होता है, वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ समाज के कल्याण की बात करता है। और समाज का कल्याण कब होगा? जब हम सामाजिक मूल्यों का सहारा लेंगे। और सामाजिक मूल्य किससे रिलेट होते हैं? दर्शन शास्त्र से। तो इस तरह से समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र को रिलेट किया है अगस्त कॉम्टे ने। ठीक है, वहीं फीचर्स ने इन दोनों को एक समान माना है कि समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र एक ही है। समाजशास्त्रियों को समाजशास्त्री ना कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना अधिक उचित रहेगा, ये फीचर ने बोला। वही तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट केवल अगस्त कॉन्ट का है एंड फीचर्स का है। सेलर्स का इतना पूछा नहीं गया है, फिर भी हमने आपको यहाँ पे दे दिया है कि अगर एक्स्ट्रा में आप चाहें तो नोट डाउन करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके आधार पे अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि हम बताते हैं आपको कि हम डेली आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो अभी तक हम आपको समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध पढ़ा रहे थे, जिसमें समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध समझाया, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध समझाया, फिर आपको राजनीति शास्त्र के संबंध समझाया, फिर आपका दर्शन शास्त्र से समझाया, मानव शास्त्र से समझाया। तो जितना भी आपका क्वेश्चंस बनने थे और मैंने उतना आपको बता दिया है। देखिए, पूरा अगर बुकिस्ट चीज़ें हम छाप करके आपको पढ़ा दें तो उससे अच्छा है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझाई जाएं। ठीक है, तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें। और अब हम आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा नॉलेज में समझा रहे हैं, इसमें देखिए व्यवहारिक समाजशास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी किसने कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्यवहारिक समाजशास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी किसने कहा है, तो रेमंड फर्ट ने कहा है। ठीक है, यह क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि रेमंड फर्ट ने व्यवहारिक समाजशास्त्र को क्या कहा है, तो सामाजिक अभियांत्रिकी कहा है। वहीं मजूमदार ने समाजशास्त्र की भूमिका को सामाजिक इंजीनियरिंग कहा है। ठीक है, समाजशास्त्र की भूमिका को सामाजिक इंजीनियरिंग किसने कहा है, मजूमदार ने कहा है। वहीं दुर्खिम ने समाजशास्त्रियों को सामाजिक इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिए, यहाँ पे कई सारे एक रिलेटेड शब्द हैं, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने एक ही जगह पे 4 चीज़ें लिख दी हैं कि समाजशास्त्र की भूमिका को सामाजिक इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी किसने कहा, मजूमदार ने। वहीं व्यवहारिक समाजशास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी किसने कहा, रेमंड फर्ट ने। वहीं समाजशास्त्रियों को सामाजिक इंजीनियरिंग किसने कहा है, तो दुर्खिम ने कहा है। और सामाजिक इंजीनियरिंग की अवधारणा किसने दी, तो कार्ल पॉपर ने दी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा कि सामाजिक इंजीनियरिंग की अवधारणा किसने दी, कार्ल पॉपर ने दी। ठीक है, बोगार्डस ने समाजशास्त्र के लिए प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए, वैसे तो प्रयोगशाला पद्धति समाजशास्त्र में यूज़ नहीं होती है, लेकिन समाजशास्त्र के लिए प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग किसने किया, तो बोगार्डस ने किया। वहीं C.W. मिल्स ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानने की अपेक्षा क्राफ्ट माना है। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान की अपेक्षा क्राफ्ट किसने माना है, तो C.W. मिल्स ने माना है। और C.W. मिल्स ने ही समाजशास्त्र को एक समाजशास्त्री की कल्पना कहा है कि समाजशास्त्र जो विषय है वो एक समाजशास्त्री की कल्पना है। ये किसने कहा है, C.W. मिल्स ने कहा है। वहीं यहाँ पे लिखा है कार्ल बर्टन लिखा है, लेकिन यहाँ पे छिप गया है। ठीक है, तो कार्ल बर्टन ने समाजशास्त्र को एक लचीला विज्ञान कहा है। वहीं बर्जर ने समाजशास्त्र को सामाजिक चिंतन का प्रतिबिंब कहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि पूछी जा सकती हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक चिंतन का प्रतिबिंब किसने कहा, बर्जर ने कहा। वहीं बर्टन ने समाजशास्त्र को एक लचीला विज्ञान कहा है। समाजशास्त्र को विज्ञान की अपेक्षा क्राफ्ट किसने माना, C.W. मिल्स ने माना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया एक्स्ट्रा नॉलेज में। ये कहीं पर आप जो भी हम एक्स्ट्रा नॉलेज करके आप यूज़ कर रहे हैं,
वो एक कॉपी बना लीजिए, अलग लिख लीजिए। डेली आप जब भी आप पढ़ने के लिए कॉपी उठाइए तो एक बार उसे पढ़ लीजिए। बस आपके लिए इतना इनफ है कि जब वहाँ पूछा जाएगा तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, अब हम आपको कल जो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे उसमें हम पाश्चात्य विचारक के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहले अगस्त कॉन्ट को पढ़ाएंगे, फिर हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ाएंगे, फिर इमाइल दुर्किम को पढ़ाएंगे। इस तरह से करके आपके वीडियोस देंगे। और अब जब हम थिंकर्स को पढ़ाएंगे तो वीडियोस थोड़ा सा लंबा होगा, या फिर पार्ट 1, 2 में हम आपको करके देंगे। ठीक है, प्लीज़ अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि देखिए हम आपको फ्री में एकदम पूरा हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ समझा रहे हैं, और कम समय में, कम टाइम में आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसे समझ लें। एकदम बुक को पढ़ने बैठेंगे तब तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, तो हम आपको एकदम सार ला के देते हैं। तो अगर हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।